हम में से अधिकतर लोग पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानते हैं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति थे और लगभग 187 ईसा पूर्व में उन्होंने अपने ही सम्राट की निर्मम हत्या कर दी। इस हत्या के पश्चात मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। अब इसके अतिरिक्त भी ऐसे कई प्रश्न हैं जिसका उत्तर अभी हमारे समक्ष नहीं है। प्रथम तो ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही सम्राट की हत्या करने का निर्णय लिया। दूसरा, इस हत्या के पश्चात मगध और आसपास के क्षेत्र में राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। तीसरा, पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता हथियाने के पश्चात किस प्रकार के निर्णय लिए और पुष्यमित्र शुंग का शासन कैसे आगे बढ़ा। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या पुष्यमित्र शुंग वास्तव में बौद्ध विरोधी थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई इतिहासकारों का यह मानना है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के अनुयायियों को प्रताड़ित करते थे। क्या वास्तव में यह सच है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। हमारे इस प्रयास का आरंभ उस नाटकीय क्षण से होता है जब पुष्यमित्र शुंग ने अपने सम्राट बृहद्रथ की हत्या करी। इस कथा का वर्णन हमें पुराणों में मिलता है और बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से भी प्राप्त होता है। इन स्रोतों के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि इस काल में मौर्य जनता अपने सम्राट की अयोग्यता से असंतुष्ट थी, विशेषतः इसलिए कि उनका सम्राट अपने पश्चिमी भाग को अपने अधीन नहीं रख सका था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में यवनों का आक्रमण हुआ और इन यवनों ने एक बड़े भूभाग पर अपना शासन स्थापित किया। इस आक्रमण को न रोक पाने की विफलता ने जनता में आक्रोश को उत्पन्न किया और हम देखते हैं कि जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की तो पुष्यमित्र शुंग को किसी भी प्रकार के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, जिससे यह प्रतीत होता है कि मौर्य साम्राज्य आंतरिक रूप से अत्यंत दुर्बल हो गया था और जो राजनीतिक लोग थे उन्हें मौर्य साम्राज्य की चिंता नहीं थी। इसी कारण से पुष्यमित्र शुंग ने न केवल मौर्य सम्राट की हत्या की, अपितु उन्होंने अपने वंश की स्थापना की और इस क्षेत्र पे राज्य आरंभ किया। अब यदि हम इस हत्या के काल की बात करें तो कई पुस्तकों में हम देखते हैं कि जो तिथि है वह 187 ईसा पूर्व की दी है और कहीं 185 ईसा पूर्व की दी जाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि लगभग 187 से लेकर 185 ईसा पूर्व के बीच पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की। तिथि निर्धारित करने के पश्चात अब हम आते हैं पुष्यमित्र शुंग के शासन पर। उनका अधिकार क्षेत्र मौर्य साम्राज्य जितना विशाल नहीं था, परंतु दो नगर उनके अधिकार क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण बने रहे। पहला पाटलिपुत्र और दूसरा विदिशा। हमारे स्रोत बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग स्वयं पाटलिपुत्र में निवास करते थे, जबकि विदिशा का शासन उनके पुत्र और युवराज अग्निमित्र के अधीन था। दक्षिण में शुंग राज्य की सीमा नर्मदा नदी तक फैली थी। नर्मदा के दक्षिण में विदर्भ का क्षेत्र था और जब पुष्यमित्र शुंग ने सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया बृहद्रथ की हत्या के पश्चात, तो उसी क्षण विदर्भ के शक्ति समूहों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविका अग्निमित्रम से हमें यह ज्ञात होता है कि अग्निमित्र ने इस विद्रोह को चुनौती के रूप में लिया और विदर्भ को पुनः शुंग शासन में मिला लिया। इस विजय के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने उत्तर भारत में अपनी प्रभुता स्थापित कर ली और इसके प्रतीक के रूप में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। इसका उल्लेख हमें दो स्थानों से प्राप्त होता है। प्रथम तो पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य से और दूसरा अयोध्या के एक अभिलेख से। अयोध्या का जो यह अभिलेख है इसे धनदेव का अभिलेख कहते हैं और इस अभिलेख में धनदेव पुष्यमित्र शुंग को सेनापति की उपाधि देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अयोध्या से मिले इस अभिलेख में कई महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रथम तो
पुष्यमित्र शुंग राजकीय सत्ता प्राप्त करने के पश्चात भी किसी भी प्रकार की राजकीय उपाधि ग्रहण नहीं कर सके। वह स्वयं को सेनापति ही कहते रहे। यदि हम दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर आए तो वह है 2 अश्वमेध यज्ञ जो कि पुष्यमित्र द्वारा कराए गए। यदि हम पहले अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो कई इतिहासकारों का यह मानना है कि जब अग्निमित्र ने विदर्भ का विद्रोह कुचला तो इसकी सफलता के उपरांत यह पहला अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र द्वारा कराया गया। अब प्रश्न उठता है कि जो दूसरा अश्वमेध यज्ञ था वह कब करवाया गया। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हो रहे राजनीतिक परिवर्तन को देखना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मौर्य सत्ता इस क्षेत्र में क्षीण हो चुकी थी और पुष्यमित्र शुंग के काल तक खैबर पास के पश्चिम का क्षेत्र यूनानियों के हाथ में आ चुका था। जब पुष्यमित्र शुंग मगध पर शासन कर रहे थे तो इस काल में एक यूनानी राजा जो कि मेनांडर कहलाता था, उसने एक बड़ा आक्रमण मगध की ओर किया। इस आक्रमण की जानकारी हमें युग पुराण एवं पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य से मिलती है। यदि युग पुराण की माने तो सकल के यवन राजा ने मध्य देश पर आक्रमण किया था। यह मध्य देश आज का जलंधर से लेके प्रयागराज का क्षेत्र है और इस मध्य देश का जो पूर्वी भाग था वह इस काल में पुष्यमित्र शुंग के हाथ में था। यह पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल के अंतिम वर्षों का समय है और इस समय हम देखते हैं कि गंगा घाटी के कई क्षेत्रों में शुंग शासन समाप्त हो चुका था और जब मेनांडर ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया तो जो यह राजा थे उन्होंने भी मेनांडर की सहायता की और देखते ही देखते यवनों की इस सेना को लेकर मेनांडर पाटलिपुत्र आ पहुंचे। यदि हम युग पुराण की माने तो यह बताया जाता है कि यवनों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार स्थापित किया, परंतु यह अधिकार अधिक समय तक न चल सका और आपसी मतभेद के कारण यवनों को पीछे हटना पड़ा। अब यदि हम कारणों की बात करें कि ऐसे क्या क्या कारण थे जिससे कि यवनों को पीछे हटना पड़ा, तो कई इतिहासकारों का यह मानना है कि ओडिशा के राजा खारवेल ने मेनांडर को पीछे हटने में मजबूर किया था। वहीं कई इतिहासकार यह कहते हैं कि मेनांडर की जो पैतृक भूमि थी वहां पर जो शक थे उनके आक्रमण का भय था और इसी कारण से मेनांडर पीछे हटे। परंतु एक और मुख्य कारण था जो कि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। जब यवनों ने पाटलिपुत्र में अपना अधिकार स्थापित कर लिया तो उन्हें सबसे प्रथम पाटलिपुत्र की जनता के प्रतिरोध का भय था और दूसरा भय था पुष्यमित्र शुंग द्वारा आपूर्ति मार्ग के काटे जाने का। जिन स्रोतों में हम मेनांडर द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण के विषय में पढ़ते हैं वहां पाटलिपुत्र के राजा के विषय में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि पाटलिपुत्र का जो राजा था वह पीछे हटा या अपनी जान बचाने में सफल रहा और इसके पश्चात उसने गुरिल्ला ढंग से लड़ने का फैसला लिया। और इसी प्रकार के युद्ध में यूनानियों को यह भय था कि पुष्यमित्र शुंग जो कि पाटलिपुत्र के राजा थे वह उनके आपूर्ति मार्ग को काट सकते हैं। वह अपनी पैतृक भूमि से बहुत दूर थे और उन्हें यह भय था कि यदि एक ओर से पुष्यमित्र शुंग आक्रमण करते हैं और दूसरी ओर से खारवेल तो वह इन दोनों सेनाओं के बीच में फंस जाएंगे। तो इस समस्या का समाधान के लिए उन्होंने पीछे हटना ही उचित समझा और जब यह यवन पाटलिपुत्र छोड़कर गए और पुष्यमित्र शुंग ने पुनः पाटलिपुत्र पर अपना शासन स्थापित किया तब उन्होंने यह दूसरा अश्वमेध यज्ञ किया होगा, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। यूनानियों के अतिरिक्त हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के राज्य को दक्षिण से भी भय था। नर्मदा के दक्षिण में स्थित वह प्रदेश जो पहले मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित थे अब वह स्वतंत्र हो चुके थे।
इनमें से एक प्रमुख राज्य जो इस काल में उभरा वह कलिंग था, जिसे अशोक ने जीता था और इस काल में वह पुनः स्वतंत्र हो गया था। कलिंग के राजा खारवेल शुंगों के लिए एक गंभीर चुनौती बने। पुष्यमित्र शुंग के काल से संबंधित एक और प्रमुख विषय जो कि आज की इतिहास की पुस्तकों का एक बड़ा अध्याय बन चुका है वह है पुष्यमित्र शुंग और उनका बौद्ध धर्म के प्रति आचरण। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि पुष्यमित्र शुंग का आचरण बौद्ध धर्म के प्रति अच्छा नहीं था और उन्होंने बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों का उत्पीड़न किया था। यदि हम दिव्यावदान, मंजूश्री मूलकल्प और तिब्बती भिक्षु तारनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ पढ़ें तो हम पाते हैं कि यहाँ पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध अनुयायियों का उत्पीड़क बताया गया है। हमें यह बताया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र के पास एक महाविहार को नष्ट कर दिया था और अपनी सेना से उन्होंने कई स्तूपों को ध्वंस किया और पंजाब तक उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की। परंतु ऐसे कई इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि यदि हम अन्य स्रोतों को देखें तो इस प्रकार की स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। इन इतिहासकारों के अनुसार यदि आप बारहूत के स्तूप देखें या सांची का स्तूप देखें तो वहाँ कई अभिलेख मिले हैं और कई स्मारक हैं जो कि शुंग काल में ही बनवाए गए थे और शुंग काल में सांची के स्तूप का विस्तार भी हुआ था। इसके अतिरिक्त यह इतिहासकार यह कहते हैं कि यदि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी होते तो वह अशोक के स्तंभों को भी तुड़वा देते, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसके अतिरिक्त यह इतिहासकार यह भी बताते हैं कि ऐसे कई बौद्ध ग्रंथ हैं जहां हमें पुष्यमित्र शुंग के विरोध में कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलता, जैसे कि महावंश और प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हा। इसके अतिरिक्त यदि हम कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम को पढ़ें तो वहां भी पुष्यमित्र शुंग एवं अग्निमित्र को बौद्ध विरोधी नहीं दर्शाया गया है। इन इतिहासकारों के अनुसार दिव्यावदान, मंजूश्री मूलकल्प और तिब्बती भिक्षु तारनाथ द्वारा रचित ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को बुरा इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को जो राजनीतिक संरक्षण मौर्य काल में प्राप्त था उसका अंत कर दिया था। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का राजनीतिक संरक्षण अपनी चरम पर था और जब पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता संभाली तो इस राजनीतिक संरक्षण को समाप्त कर दिया। इसी के पश्चात हम देखते हैं कि दिव्यावदान, मंजूश्री मूलकल्प और तारनाथ द्वारा रचित ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी बताया गया है। यदि हम पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की बात करें तो पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक राज्य किया, जिससे यह कहा जा सकता है कि लगभग 150 ईसा पूर्व के आसपास पुष्यमित्र शुंग के शासन का अंत हुआ। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु सकल के यवन राजा से युद्ध करते समय हुई थी। यदि यह बात सच है तो इससे कहा जा सकता है कि मेनांडर के मथुरा पहुंच जाने पर भी पुष्यमित्र शुंग और यवनों के बीच संघर्ष चलता रहा और अंत में पुष्यमित्र शुंग को अपनी जान देनी पड़ी। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात अग्निमित्र ने शुंग साम्राज्य की बागडोर संभाली और यह अग्निमित्र मालविका अग्निमित्रम जो कि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है उसके नायक हैं। अग्निमित्र के पश्चात कौन कौन से शुंग राजा आए यह कहना अत्यंत कठिन है क्योंकि भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न सूचियां दी गई हैं, परंतु सांची के समीप विदिशा से हमें एक अभिलेख मिला है जो कि एक यूनानी राजदूत द्वारा लिखाया गया है। इस अभिलेख में एक भारतीय राजा का वर्णन आया है जिसका नाम है काशीपुत्र भागभद्र। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि जो यह काशीपुत्र भागभद्र है वह एक शुंग राजा है। इसके अतिरिक्त अयोध्या का जो अभिलेख है जिसके विषय में मैंने पहले बात की है, वहां धनदेव अपने आप को पुष्यमित्र शुंग का छठा वंशज बताता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि शुंगों की एक शाखा का शासन कोसल पर भी था।
धनदेव अपने आप को कोशलाधीप कहता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि धनदेव कोशल का राजा था। वहीं कई इतिहासकारों का मानना है कि शुंगों की एक शाखा विदिशा में भी राज कर रही थी और काशीपुत्र भागभद्र एक शुंग राजा ही था। यदि हम शुंगों के अंत की बात करें तो पुराणों के अनुसार शुंगों के अंतिम राजा का नाम देवभूति था और उनका अंत उन्हीं के अमात्र द्वारा हुआ और इस हत्या के पश्चात मगध में कण्व वंश की स्थापना हुई। अब यदि आपको इस काल में यवनों के आक्रमण के विषय में जानना है तो कृपया करके यह वीडियोस देखें। आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।